Hello everyone and welcome to this video of tips and tricks of परीक्षा कॉमर्स एकेडमी। वीडियो हमने क्यों बनाया? वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें हमारे कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ हमारे बच्चों के साथ शेयर न करते हुए आप सभी के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आई एम श्योर इस ट्रिक से आपको भी उतना ही फायदा होगा जितना मेरे स्टूडेंट्स को फायदा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था सर हाउ टू सॉल्व केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत ही कॉमन सवाल है, बिलीव मी। इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा भी यही सवाल था। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी तक के आपके स्कूल एजुकेशन की अगर मैं बात कर लूं तो आप ऐसे क्वेश्चंस वहां पर नहीं देखते। वहां पे आपको पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जिसका डायरेक्ट आंसर होता है। बट जब आप प्रोफेशनल पेपर्स लिख रहे हो, जैसे कि सीए, जैसे कि सीएस, जैसे कि सीए में, इन पेपर्स में आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस जो बेस्ड होते हैं रियल लाइफ सिचुएशन पे। क्यों? आगे चल के भी आपको यही करना है। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ या कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ तो क्या होगा? आपके पास क्लाइंट आएगा, आपको कुछ क्वेश्चन क्वेरी पूछेगा और उसके बेसिस पे आपको उसको ओपिनियन देना होगा। तो इन एग्जाम्स में यही टेस्ट किया जाता है कि वेदर यू आर रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड और नॉट। तो उसी बेस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एक रियल लाइफ सिचुएशन पे, जहां आपको एप्लीकेबल प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन से रिलेटेड कंक्लूजन देना होता है। ठीक, समझने के लिए टेक्निक क्या है, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए चलिए लेते हैं एक एग्जांपल। तो एग्जाम्पल मैंने लिया है कुछ ऐसे क्वेश्चन का जो तीनों प्रोफेशंस में आपको देखने मिल जाएगा, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पेपर लिख रहे हो या सीए में या सीएस का पेपर लिख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वार्नर लिमिटेड का, जो कि है एक इंडियन कंपनी। अब क्वेश्चन पढ़ते समय एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आपको यहां पर क्वेश्चन एक बार पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। वो क्यों, मैं आगे समझाऊंगा। तो वार्नर लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी with a net profit of 4, 7, 6 and 7 crores respectively। आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया है। क्या दिया है? नेट प्रॉफिट दिया है वार्नर लिमिटेड का। नेट प्रॉफिट ऑफ ईच ऑफ दीज लास्ट 4 years includes a dividend of rupees 1 crore received from WB लिमिटेड। कहा है कि ये जो नेट प्रॉफिट वार्नर लिमिटेड का हमने दिया है, वहां पर 1 करोड़ की डिविडेंड की इनकम इंक्लूडेड है जो वार्नर लिमिटेड को रिसीव हुई है फ्रॉम डब्ल्यूबी लिमिटेड, विच इज ऑल्सो एन इंडियन कंपनी। डिस्कस वेदर वार्नर लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन सीएसआर एक्टिविटीज एंड इफ यस हाउ मच शुड इट स्पेंड एंड इफ नो स्टेट द रीजंस फॉर इट। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। वन इज द सब्जेक्ट मैटर, कि आखिर क्वेश्चन में क्या फैक्ट्स रिलेवेंट है। ठीक है, रिलेवेंट फैक्ट्स वो होंगे जिनके लिए लॉ में प्रोविजंस अवेलेबल है। ठीक, तो रिलेवेंट फैक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि आपको क्वेश्चंस की ओर लीड कर रहे हैं। क्वेश्चन यहां पे क्या है? क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वेदर सीएसआर का जो प्रोविजन है दैट इज एप्लीकेबल टू वार्नर लिमिटेड और नॉट, और उसके बेसिस पे आपको ड्रॉ करना होगा एक ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है टू डिराइव अ करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड अपॉन द एप्लीकेबल प्रोविजन। ठीक है, वंस यू रीड द क्वेश्चंस एंड यू आइडेंटिफाई दीज टू पार्ट्स, नाउ यू कैन मूव ऑन टू माय टेक्निक। टेक्निक क्या है? बहुत ही सिंपल टेक्निक है और एक वेरीफाइड टेक्निक है। आप कोई भी अच्छा लॉ जर्नल पढ़ोगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ोगे या हार्वर्ड लॉ स्कूल का पढ़ोगे या फिर वॉर्टन का पढ़ोगे, तो ऐसे कई सारे लॉ जर्नल में इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। टेक्निक वेरीफाइड है और किसी भी प्रकार के लॉ के क्वेश्चन के लिए इस टेक्निक का यूज किया जा सकता है, स्पेशली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए। टेक्निक डिराइव होती है 3 अल्फाबेट से। 3 अल्फाबेट जो आपको यहां दिख रहे हैं, P which stands for provision of law। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ने के बाद फर्स्ट स्टेप होगा टू आइडेंटिफाई द राइट प्रोविजन ऑफ लॉ। सर ये कैसे कर सकते हैं? ये तभी पॉसिबल है जब आपका प्रिपरेशन 100% है। मतलब जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हो उस सब्जेक्ट का पूरा कोर्स मटेरियल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको सारे प्रोविजंस पता होंगे। ये एक मेमोरी गेम है।
ठीक, तो अगर आपको प्रोविजन ऑफ लॉ पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप प्रोविजन ऑफ लॉ आइडेंटिफाई करना। अगर आप इसी स्टेप में फेल हो जाते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिए, देखिए कि उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है क्या जहां पे आपको प्रोविजंस पता है। हाँ, अगर आपको प्रोविजंस पता है तब हम मूव ऑन करेंगे स्टेप 2 की ओर, मतलब कि जो आइडेंटिफाइड प्रोविजन है वो एप्लीकेबल कैसे होंगे विद द रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक, वंस यू connect these facts to the provisions of law, you can move on to the third part of your answer that refers to C and which gives you the conclusion for your case study based question। यही 3 पार्ट में जो एग्जामिनर है बिलीव मी वो भी आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो P, A और C ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके आंसर के 3 पार्ट्स। ठीक सर, ये तो समझ में आ गया, बट एग्जैक्ट आंसर दिखना कैसा चाहिए, कितना उसमें वर्ड्स यूज होने चाहिए, आइए चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं प्रोविजन ऑफ लॉ का। तो जो आपको फैक्ट्स दिए हैं, केस के जो फैक्ट्स दिए, वहां से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सीएसआर का क्वेश्चन है तो सेक्शन 135 का रेफरेंस तो आपको देना ही होगा। मतलब एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर टू अ कंपनी, इसके प्रोविजंस तो कोट करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रोविजन हम वही कोट करेंगे। तो प्रोविजन ऑफ लॉ में हमने लिखा है कि एज पर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब बहुत बच्चों की यहां पर भी क्वेरी आती है कि सर क्वेश्चन में आंसर में सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है क्या? सेक्शन नंबर लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं याद रहता है कोई दिक्कत नहीं, सही प्रोविजंस कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर आपने आपके आंसर में अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा चलेगा, कोई बात नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 and the CSR provisions as applicable, companies which fulfills any of the following criteria। हमें पता है कि CSR applicable होने के लिए 3 क्राइटेरिया आपको दिए हैं, 3 में से कोई भी एक क्राइटेरिया भी अगर कंपनी फुलफिल करती है तो CSR applicable होता है। वही चीज हम यहां पर लिख रहे हैं कि companies which fulfills any of the following 3 criteria ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, मतलब मुझे कब देखना है, लास्ट ईयर में देखना है कि इनमें से 3 में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है क्या। पहला क्राइटेरिया क्या है, कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर। पहला क्राइटेरिया रिलेटेड टू नेटवर्थ है, नेटवर्थ कितना डिमांड हो रहा है, 500 से ज्यादा करोड़। दूसरा है टर्नओवर से रिलेटेड, जो बोलता है कि 1000 करोड़ से ऊपर का अगर कंपनी का टर्नओवर हो तो भी कंपनी को सीएसआर एप्लीकेबल होगा। और तीसरा है नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी से रिलेटेड। तो जैसे ही आप ये 3 फैक्टर्स लिखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कंपनी जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो कंपनी के रिलेवेंट फैक्ट्स दिए हैं उसमें आपको दिया है कंपनी का नेट प्रॉफिट, मतलब मेरे लिए क्या एप्लीकेबल है, नेट प्रॉफिट वाला पार्ट एप्लीकेबल है। बट मैंने कोट किया कि ये तीनों प्रोविजन कोट कर दिए क्योंकि दिस इज द मेन सब्जेक्ट मैटर, इसी के ऊपर बात हो रही है कि एप्लीकेबिलिटी सीएसआर की क्या है। तो इतना तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा। बट सर 135 कोट करके काम चल जाएगा क्या? आपको भी पता है और मुझे भी पता है सिर्फ 135 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 135 तो सिर्फ आपको एप्लीकेबिलिटी बताता है, इसके अलावा आपको नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी सीएसआर में पता होना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बोल रहा है आंसर का, देखिए द अमाउंट टू बी स्पेंट फॉर सीएसआर पर्पसेस इज कंप्यूटेड एज 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ये दोनों पॉइंट आपको कहां से मिलते हैं, 135 से, और ये रेफर कर रहे हैं दो मेन क्वेश्चन को रेफर कर रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो उसमें पूछा था कि वेदर वार्नर लिमिटेड हैज टू स्पेंड अमाउंट ऑन सीएसआर एंड इफ यस हाउ मच अमाउंट इज टू बी स्पेंट ऑन सीएसआर। तो मैंने वो प्रोविजन भी यहां पर कोट कर दिया कि भाई अगर सीएसआर एप्लीकेबल हुआ तो सीएसआर में कितना खर्चा आपको करना होगा। तो कितना खर्चा है, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अब हम आगे ये बताएंगे एग्जामिनर को कि भाई ये 2 बातें तो हमने आपको बता दी कि कितना स्पेंड करना है और एप्लीकेबिलिटी क्या है, बट इसके साथ एक और प्रोविजन रिलेवेंट है और जो इंपॉर्टेंट है, जो पता होना जरूरी है।
वो है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 135, नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन इज कैलकुलेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट। 198 के जो 135 आपको कहता है, वो कहता है कि जो नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है वो 198 के हिसाब से कैलकुलेट करना है। 198 में क्या लिखा है? 198 में लिखा है एक चीज की नेट प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड, मतलब नेट प्रॉफिट में फॉर द पर्पसेस ऑफ सीएसआर नेट प्रॉफिट में क्या इंक्लूड नहीं करना है? इंक्लूड नहीं करना है हमें डिविडेंड की इनकम विच इज रिसीव फ्रॉम अनदर इंडियन कंपनी। तो ये बात अगर आपने 198 ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगी, और वही चीज हम यहां पर कोट कर रहे हैं। तो अक्सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में एक छोटी सी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपके आंसर में बदलाव ला सकती है। अब अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया तो क्या होगा? आपने आंसर में ये तो लिख दोगे आपकी, हाँ सर सीएसआर के प्रोविजन एप्लीकेबल है, बट जो अमाउंट आप कैलकुलेट करके बताओगे वो अमाउंट आपका गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो ये जो छोटा सा प्रोविजन है इसको भी आपको नहीं छोड़ना है नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन को। क्या कह रहा है कि जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो किसी और इंडियन कंपनी से अगर कोई डिविडेंड इनकम आपको मिली है तो वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, प्रोविजन ऑफ लॉ समझ में आया। अब मूव ऑन करते हैं पार्ट 2 ऑफ द आंसर की ओर। पार्ट 2 किसे रिलेट कर रहा था? अल्फाबेट ए को रिलेट कर रहा था, बोलना नहीं है। पैक टेक्निक पी, ए और सी। ए में आपको करना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइड प्रोविजन। इस पार्ट में आप क्या लिखोगे? इस पार्ट में आप जो प्रोविजंस आपने कोट किए हैं उसी के साथ जो फैक्ट्स ऑफ द केस रेलेवेंट है उस प्रोविजन से, उन दोनों को जोड़ के आप एग्जामिनर को बताओगे कि क्या इस बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है क्या। यहां पे क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। ध्यान रखिए इस सेंटेंस से चालू करना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहां आप बता रहे हो कि इस पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कैसे फैक्ट्स ऑफ द केस प्रोविजन से रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस नेट प्रॉफिट ऑफ वार्नर लिमिटेड इज 4767 crores respectively in the last 4 years, including a dividend of rupees 1 crore received by the company from WB Limited in each year। ये आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिली? डायरेक्टली क्वेश्चन से मिल गई, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही ये फैक्ट दिया है। आगे आप लिख रहे हो therefore to conclude the applicability of CSR provisions to Warner Limited, we will calculate the net profit by deducting rupees 1 crore which is the dividend income received from WB Limited। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई अगर हमको एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना होगा? जो प्रोविजंस हमने ऊपर कोट किए हैं उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट में से 1 करोड़ की इनकम डिडक्ट करनी होगी, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल नेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना है और क्या उस बेसिस पे सीएसआर एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो हमने क्या किया? नेट प्रॉफिट में से 1 करोड़ की जो डिविडेंड की इनकम थी उसे खत्म कर दी। The net profit for the immediately preceding financial year is rupees 6 crore, that is 7 crore minus 1 crore। आपके पास है 7 करोड़ की इनकम आपको दी थी, तो 7 में से आपने 1 करोड़ की डिविडेंड इनकम माइनस कर दी, आपके पास बचा कितना? 6 करोड़ रुपीस बचे। और आपको पता है हमने अभी अभी कोट किया कि सीएसआर एप्लीकेबल होने के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर होता है तो एप्लीकेबल है प्रोविजन। तो यहां पर हमारी इनकम कितनी है? 6 करोड़ रुपए है, मतलब प्रोविजन एप्लीकेबल है। देयरफॉर मैंने आगे ये लिखा है कि इट दस fulfills the third criteria of section 135 for applicability of CSR। मतलब जो हमने कोट किए थे प्रोविजन उसमें जो तीसरा क्राइटेरिया था आपका, यानी कि ये क्योंकि ये फुलफिल हो रहा है इसलिए कंपनी को सीएसआर तो एप्लीकेबल है। साथ ही में आगे ये भी लिखा है कि बेस्ड ऑन द अबव एक्सप्लेनेशन नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। अब क्योंकि एप्लीकेबल है तो हमें नेट प्रॉफिट का काम पड़ेगा, तो हमने ये भी यहां पे लिख दिया कि बेस्ड ऑन द अबव एक्सप्लेनेशन नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 इयर्स एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 195 आर 3, 6, 5 एंड 6 करोड़ रिस्पेक्टिवली। हर एक साल में से जो 1 करोड़ की डिविडेंड इनकम हमें रिसीव हुई थी वो इनकम हमने माइनस कर दी। क्यों माइनस करी? क्योंकि अब हमें कैलकुलेट भी करके दिखाना है कि सीएसआर के लिए कितना पैसा खर्च होने वाला है।
ठीक, तो इसलिए हमने प्रोविजंस को अप्लाई करते हुए फैक्ट्स में बदलाव कर दिए। ठीक, अब मूव ऑन करेंगे हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की ओर, दैट इज कंक्लूजन विच रिलेट्स टू द अल्फाबेट सी इन द पैक्ट टेक्निक। ठीक, कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। यहां पे हम क्या कंक्लूड करेंगे? कंक्लूजन देखिए मैंने चालू किस तरीके से किया है। अगेन सेंटेंसेस आर इंपॉर्टेंट। क्यों सेंटेंस इंपॉर्टेंट? जनरली मैंने देखा है बच्चे लिख देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में एज पर माय ओपिनियन। ऐसे आपको आंसर नहीं लिखने की एज पर माय ओपिनियन। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नो वन टू गिव एन ओपिनियन। जजेस ऐसी बात नहीं लिखते कि एज पर माय ओपिनियन, क्योंकि ओपिनियन देने वाले आप कोई नहीं होते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं एज अ हम्बल सिटीजन, हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि लॉ क्या एप्लीकेबल है और उसके बेसिस पे फैक्ट्स क्या हमको दिए गए। ठीक, तो इसलिए मैंने लिखा है कि बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स एंड रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वी कैन कंक्लूड that Warner Limited is liable to spend on CSR activities as the net profit for the immediately preceding financial year exceeds rupees 5 crore। मतलब मैंने 135 के प्रोविजन से बता दिया कि वार्नर लिमिटेड को दो क्वेश्चन पूछे थे। क्या दो क्वेश्चन थे? वार्नर लिमिटेड को CSR एक्टिविटी पे स्पेंड करना है क्या, और दूसरा अगर स्पेंड करना है तो कितना। तो पहले क्वेश्चन का हमने जवाब अलग से लिख दिया कि हाँ CSR एक्टिविटी पे स्पेंड करना जरूरी है क्योंकि नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, अधिक है। सेकेंड पार्ट में आंसर के कंक्लूजन के सेकेंड पार्ट में मैंने लिखा है हाउ मच अमाउंट, तो उसका कैलकुलेशन करके बताया। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड ऑन CSR कैन बी कैलकुलेटेड एज 2% of the average of the net profits of 3 immediately preceding financial years। पिछले 3 सालों का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है, प्रोविजन में भी हमने कोट किया था, कितना है? 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स। तो द CSR अमाउंट टू बी स्पेंट इज 2% ऑफ 656 डिवाइडेड बाय 3। क्यों डिवाइडेड बाय 3? एवरेज निकालना जरूरी है। तो 656 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 करोड़ विच कम्स आउट टू 11.33 लाख रुपीस। ठीक है, ये आ गया आपका अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन CSR फॉर वार्नर लिमिटेड। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि पैक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके आप कैसे इजीली अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर ये टेक्निक आपके ध्यान में रहती है, आप इन शब्दों को किसी भी शब्दों से चेंज कर सकते हैं। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पैक इसलिए दिया है क्योंकि याद रखने में आसान होता है। हमें यह पता होता है कि आंसर में सीक्वेंस क्या होगा, हर पार्ट का सीक्वेंस जरूरी है। ऐसा कई बार होता है, 2 प्रकार के बच्चे हम देखते हैं, एक होता है एवरेज स्टूडेंट, एक होता है स्मार्ट स्टूडेंट। पढ़ाई दोनों करते हैं, प्रोविजन दोनों को पता होते हैं, बट एक एवरेज स्टूडेंट और स्मार्ट स्टूडेंट में फर्क क्या होता है? एवरेज स्टूडेंट को जो पता है वो सब वो मिक्स्ड फॉर्मेट में वहां पर आंसर में लिख देगा। कोई फ्लो नहीं है आंसर में, कोई डिवीजन नहीं है प्रॉपर आंसर में। बट एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है? अपने आंसर्स का स्ट्रक्चर सही तरीके से रखता है, और ये पैक टेक्निक आपको वही स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्पफुल रही। ठीक है, तो मैं ये होप करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि हमें महसूस हो कि हाँ हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लेके आ रहे हैं। और हमारी जो परीक्षा कॉमर्स एकेडमी और लेक्चर कार्ड के साथ मिलके जो परीक्षा प्रीमियर लीग चालू है स्पेशली CS के स्टूडेंट्स के लिए, उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। लाइव सेशन अगर आप अटेंड कर पाए तो बहुत अच्छी बात, अगर लाइव नहीं अटेंड कर पाए तो आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही और वीडियोस के साथ हम आगे भी आते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।